नमस्कार साथियों, हिंदी विद के डी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में विकारी शब्दभेद सर्वनाम को पढ़ा था। आज उसी क्रम में अगले विकारी शब्द को, जिसका नाम है विशेषण, उसे पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब के आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। यह भी एक विकारी शब्दभेद है। इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ कि जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हों, अर्थात उनसे बंधे रहते हों, उन पर निर्भर करते हों, उसे हम विकारी शब्दभेद कहते हैं। इसमें 4 शब्दभेद शामिल होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हमारा तीसरा विकारी शब्दभेद है, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जिसकी ये बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यह एक अच्छी पुस्तक है। इस वाक्य में ये अच्छी जो है, ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, ये वाला। तो पुस्तक अपने आप में क्या है? पुस्तक विशेष्य है। विशेष्य अर्थात संज्ञा है। अच्छी क्या है? विशेषण है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताए, किसी का तात्पर्य संज्ञा सर्वनाम की, उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। यह एक चौकोर कमरा है। इस वाक्य में चौकोर शब्द क्या है? विशेषण है और कमरा क्या है? विशेष्य है। यह काली चप्पल है। चप्पल विशेष्य है और काली क्या है? विशेषण है। यह एक तिकोना खेत है। खेत विशेष्य है और तिकोना क्या है? विशेषण है। तो कहने का आशय, जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण और जिसकी बताए वो क्या होगा? विशेष्य। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण के 4 भेद हमने पढ़ा। संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद, कुल 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, व्यवहारिक आधार पर 11 भेद और उसी क्रम में विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। आइए चारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या अवगुण का बोध कराए। गुण या अवगुण का बोध कराए। क्योंकि तो गुणवाचक विशेषण का तात्पर्य है कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या अवगुण का बोध कराए। ईमानदार, बेईमान, चतुर, चालाक, निकम्मा, निडर, बेशरम, निठल्ला, लापरवाह, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। क्या है ये? गुणवाचक। मोहन एक ईमानदार लड़का है। लड़का कैसा है? ईमानदार। ईमानदार इसका क्या है? गुण है। राधा एक आलसी लड़की है। लड़की कैसी है? आलसी है। मेरा भाई ईमानदार है। तो किसी के गुण या अवगुण का जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखिए, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में भी 2 हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इससे तात्पर्य क्या है? कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध करा के उसकी विशेषता बताएं, अर्थात उसकी विशेषता संख्या के रूप में बताएं। और वो क्या होगा? 2 प्रकार का है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। कैसे? कक्षा में 5 लड़के हैं, तो ये 5 शब्द जो है निश्चित है, संख्या है और गणनावाचक संज्ञा में आता है। तो कक्षा में 5 लड़के हैं, यह हुआ आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमारे गांव में 10 मंदिर हैं। मंदिर कितने हैं? 10 हैं। तो वो क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यूं कहें कि हमारे विद्यालय में कुछ लड़कियां हैं, हमारे विद्यालय में कुछ लड़के हैं, इस गांव में कुछ मंदिर हैं, अब पता नहीं कितने हैं। तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ गया होगा? वे विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराएं, ये दोनों हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में भी दोनों होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक से मतलब क्या है?
कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की माप, तोल, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसे? बाल्टी में 5 लीटर दूध है, बाल्टी में 5 लीटर दूध है, तो ये निश्चित तो है लेकिन क्या है? परिमाणवाचक, क्योंकि दूध को गिना नहीं जाएगा बल्कि तोला जाएगा। यूं समझिए कि जहां भी कहीं अगर केवल संख्या है, केवल संख्या है तो वो तो जाएगा संख्यावाचक में, लेकिन संख्या के साथ यदि कोई भी मापन की इकाई लगी है, मीटर लगी हो, लीटर लगी हो, सेंटीमीटर लगी हो, गज लगी हो, फुट लगी हो, पाउंड लगी हो, कोई भी इकाई यदि लगी है तो वो परिमाणवाचक में जाएगा। कहां जाएगा? परिमाणवाचक। मैं कहूं कि 5 लड़के, 5 संख्या केवल अकेला है, इसके बाद में कोई भी परिमाण या कोई भी इकाई नहीं दी है, तो ये तो संख्यावाचक में रहेगा। लेकिन 5 लीटर, 5 मीटर, 5 फुट, 5 सेंटीमीटर, 5 गज, ये सब किस में जाएगा? परिमाणवाचक में। तो फिर दोबारा से समझिए कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की माप, तोल, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बाल्टी में 5 लीटर दूध है, ये निश्चित परिमाणवाचक है, और बोरी में कुछ चावल हैं, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ट्रिक आपको याद रखना है। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यदि संख्या है, यदि केवल संख्या है तब वह किस में जाएगा? संख्यावाचक में रहेगा, संख्यावाचक में रहेगा। और यदि संख्या के साथ यदि मापन की इकाई दे दे, कोई भी मापन की इकाई हो, तब वो किस में चले जाएगा? परिमाणवाचक में। जैसे अगर केवल 5 लिखा है, इसके आगे पुस्तक लिखो, लड़का लिखो, कुत्ते लिखो, बकरी लिखो, तब ये संख्यावाचक में रहेगा। और 5 के बाद लीटर लिखा, मीटर लिखा, सेंटीमीटर लिखा, फुट लिखा, कुछ भी लिखें तो ये किस में रहेगा? परिमाणवाचक में। चाहिए नेक्स्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है जी? जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। दूसरी भाषा में समझिए, जब आपको सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें 4 होते हैं, यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे, चारों निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन जब इन्हीं सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए, वो कैसे? इन चारों शब्दों के तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा आ जाए तब वो क्या होगा? विशेषण होगा। तब वो क्या होगा? विशेषण। और विशेषण भी कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। वो कैसे होगा? देखिए ध्यान से। यह एक लड़का है, इस वाक्य में यह क्या है? यह शब्द ने लड़के को निश्चित कर दिया तो है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यह लड़का ईमानदार है, बेईमान है, चतुर है, चालाक है, निकम्मा है, निडर है, बेशरम है, डरपोक है, कायर है, निर्धन है, गरीब है, तब ये क्या होगी? सार्वनामिक विशेषण। दिस, दैट, दीज, दोज को यदि सिंगल प्रयोग किया जाए तब वो रहेगा प्रोनाउन, और यदि उनके साथ किसी नाउन को लगा दिया जाए तब वो हो जाएगा एडजेक्टिव, तब वो बन जाएगा विशेषण। जैसे ये बच्चे शरारती हैं, ये बच्चे शरारती हैं, तो इस वाक्य में ये शब्द क्या है? तो ये है सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह, वह, ये, वे, यदि इन चारों शब्दों के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी बताए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या अवगुण का बोध कराए, जैसे निकम्मा, निडर, बेशरम, कायर, डरपोक, ये होगा गुणवाचक विशेषण। अगला है संख्यावाचक विशेषण।
वे विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराएं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी दो हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कक्षा में 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, 5 गमले हैं, 5 किताब हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे, गांव में कुछ मंदिर हैं, गांव में कुछ अस्पताल हैं, ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, जिससे किसी संज्ञा की माप तोल या मात्रा का बोध होता हो, या यूं कहें अगर संख्या है केवल तो संख्यावाचक में रहेगा, और संख्या के साथ में यदि कोई मापन की इकाई दी है, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, गज, जो भी दिया हो, तब वो किस में चला जाएगा, परिमाणवाचक में। नेक्स्ट है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण वो है जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह, वह, ये, वे, इन चारों के तुरंत बाद यदि संज्ञा आ जाए तो इसे हम निश्चयवाचक विशेष सर्वनाम ना कह के सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि विशेषण तब हो सकता है जब उसके बाद कोई ना कोई विशेषता बताने के लिए विशेष से रखा हो। मैं यूं कहूं कि राम एक ईमानदार, और आगे छोड़ दिया जाए या इतना कहा जाए कि मोहन एक ईमानदार है। अब क्या है, जब तक वो ना लिखा जाए तब तक ईमानदार का भी कोई वजूद नहीं है, तब तक इसमें विशेषण नहीं होगा। ईमानदार के बाद लोहार, बढ़ई, दर्जी, किसान, मोची, सब्जी बेचने वाला, अखबार बेचने वाला, अध्यापक, विद्यार्थी, कुछ भी लिखेंगे तब जाके इसमें विशेषण होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। एक है प्रविशेषण। एक क्या है, प्रविशेषण। ये क्या होता है जी, प्रविशेषण का मतलब है, अभी आपको बताया था कि विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताए, लेकिन प्रविशेषण क्या है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। वो कैसे, जैसे कहा जाए कि चाय गर्म है, दूसरा कहा जाए चाय बहुत गर्म है। यहां पे गर्म शब्द चाय की विशेषता बता रहे हैं, तो यहां आपने देखा गर्म शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, चाय की। लेकिन यहां पे बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, गर्म की। बहुत गर्म है, तो ये बहुत शब्द अपने आप में क्या हुआ, प्रविशेषण। मोहन एक ईमानदार लड़का है तो है विशेषण, और मोहन बेहद ईमानदार लड़का है तब क्या होगा, प्रविशेषण। अर्थात वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला है तुलनात्मक अवस्थाएं। तुलनात्मक अवस्थाएं, देखिए तुलनात्मक अवस्था क्या है कि तुलना करने की हिंदी में 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ये आपने खूब पढ़ा हुआ हाई स्कूल इंटर में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अर्थात तुलना करने की अवस्थाएं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। चीजें वही हैं, बस हमें उनसे लिंक करना है, अपने आप को जोड़ना है, उन चीजों को रिकॉल करना है, उनके साथ सामंजस्य बैठाना है, वही चीज है। देखिए इतना आश्वस्त मैं कराना चाहता हूं आपको कि यदि आप मन से इन वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए साधन बहुत मायने नहीं रखते कि साधन बहुत हो, डेकोरेशन बहुत हो, जितना कुछ भी है यहाँ सिर्फ कंटेंट पे ध्यान है। आप इसको पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़िए, आपका निश्चित परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये नहीं कि बहुत सारी वीडियो मिलती है यूट्यूब पर लेकिन किसी का कोई क्रम नहीं होता है, किसी ने कारक डाल दिया, फिर पता लगा वर्णमाला डल गया, फिर पता लगा संधि डल गई, फिर पता लगा एक संधि डाल के दूसरी संधि ही नहीं है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे पूरा क्रम से एक कार्यक्रम दिया गया है, पूरे विधिवत चल रहे हैं। वर्णमाला, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और पूरा का पूरा कोर्स आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। आप सुविधाओं पर ध्यान न दे करके इस वीडियो में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आप अपना सफलता प्राप्त करें। निश्चित तौर पे जैसा बताया जा रहा है हूबहू क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है और यही मेरा अपना अब तक का 11 वर्ष का ऑफलाइन का अनुभव है। चलिए देखते हैं, तुलना करने की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो कौन कौन होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तर अवस्था
और एक होती है उत्तम अवस्था। इनका मतलब क्या है जी? मूल अवस्था का तात्पर्य है कि जिस अवस्था का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए किया जाए उसे हम मूल अवस्था कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव डिग्री। राम एक अच्छा लड़का है, यहां राम अकेला व्यक्ति है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है। मोहन एक ईमानदार विद्यार्थी है, तो मोहन अकेला है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये आपका क्या हुआ? मूल अवस्था। उत्तर अवस्था क्या है? इसका प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। तुलना आप तभी कर पाएंगे कि जब कम से कम आपके पास दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो। मोहन श्याम से अच्छा है, इसमें इस वाक्य में किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? उत्तर अवस्था का, क्योंकि मोहन और श्याम दो हैं यहां, और कौन किससे अच्छा है इनके दोनों की आपस में कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो ये क्या होगा? उत्तर अवस्था। लेकिन उत्तम अवस्था क्या है? कि जब किसी अवस्था का प्रयोग, जब किसी तुलना करने की अवस्था का प्रयोग दो से अधिक या एक पूरे वर्ग या पूरे एक समूह से तुलना करने के लिए किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम अवस्था। कैसे? पहला था मोहन एक अच्छा लड़का है, मूल अवस्था। मोहन श्याम से अच्छा है, उत्तर अवस्था। और मोहन गांव का सबसे अच्छा लड़का है, कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, मेरे कोचिंग सेंटर का सबसे अच्छा लड़का है, तब ये क्या हो जाएगा? उत्तम अवस्था है। ये जो मूल अवस्था है बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए घनिष्ठ शब्द का उत्तर अवस्था क्या होगा, सूक्ष्म शब्द का उत्तम अवस्था क्या होगा, मधुर शब्द का उत्तर अवस्था क्या होगा, या कोई दिया होगा घनिष्ठतर दिया हो और आपसे पूछे ये कौन सी अवस्था है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। इसमें करना क्या है कि मूल अवस्था में आप तर लगाइए, मूल अवस्था में तर लगाइए तो आपका क्या बन जाएगा? उत्तर अवस्था बन जाएगा। और इसी मूल अवस्था में तम लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? उत्तम अवस्था बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए। सूक्ष्म तर लगा दिया मैंने, सूक्ष्म तर, और बन गया सूक्ष्मतम। मैंने लगाया लघु, फिर बना दिया लघुतर, फिर बन गया लघुत्तम। आगे देखा जाए मधुर, मधुरतर, मधुरतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, वृहद, वृहदतर, वृहदतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इस प्रकार से आप ये तुलना करने की अवस्था बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अब देखिए ये जो गुणवाचक विशेषण था, गुणवाचक विशेषण जो था, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं। जो गुणवाचक विशेषण था उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी या जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी 23 जनवरी को, हाल ही में 23 जनवरी 2022 में यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, उसमें प्राइमरी लेवल में पूछा था कि क्षेत्रीय शब्द किस प्रकार के विशेषण है। क्षेत्रीय शब्द किस प्रकार के विशेषण है? तो आप ध्यान दीजिए, क्षेत्र शब्द में ईय प्रत्यय लगा दिया तो ये बना क्षेत्रीय। और क्षेत्र शब्द क्या है? अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गया? गुणवाचक विशेषण बन गया क्षेत्रीय। इसी तरीके से देखिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जैसे बनाया जाए भारत, अब भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो बन जाएगा भारतीय। इसी तरीके से बनाया जाए नेपाल तो बन जाएगा नेपाली। अब देखिए भारत शब्द के बाद में हम कुछ नहीं लिख सकते, भारत के बाद में कुछ नहीं लिख सकते, और भारतीय के बाद में भारतीय नारी, भारतीय संस्कृति, भारतीय साड़ी, भारतीय कला, भारतीय हिंदी। कहने का आशय है कि जिस शब्द के बाद आप कुछ लिख पा रहे हैं वो विशेषण है, अन्यथा वो विशेषण नहीं है। अब नेपाल के बाद में आप बताइए क्या लिखेंगे? नेपाल साड़ी, नेपाल जूता नहीं लिखेंगे ना। और नेपाली के बाद में नेपाली लड़की, नेपाली लड़का, नेपाली जूता, नेपाली किताब, तो यहां पर लिखा जा सकता है। ऐसे ही बनारस, बनारसी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, जापान, जापानी, इलाहाबाद, इलाहाबादी। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हम क्या बना सकते हैं? गुणवाचक विशेषण बना सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। शब्द लिखा है देहे, तो देहे का विशेषण क्या बनेगा? बनेगा दैहिक। क्या बनेगा? दैहिक। और दैहिक शब्द में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन है? दैहिक माने शरीर से संबंधित। ऐसे ही शरीर शब्द का क्या बनेगा? शारीरिक। क्या बन जाएगा? शारीरिक। इतिहास का क्या बनेगा? ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का क्या बनेगा? ऐतिहासिक। क्या बनेगा? ऐतिहासिक। भूगोल का क्या बनेगा? भौगोलिक। भूगोल का क्या बनेगा?
भूगोल का बनेगा भौगोलिक। क्या बन जाएगा? भौगोलिक। रसायन का क्या बनेगा? रासायनिक। रासायन का बनेगा? रासायनिक। पशु का क्या बनेगा? पाशविक। मानव का क्या बनेगा? मानवीय। राष्ट्र का राष्ट्रीय। क्षेत्र का क्षेत्रीय। जाति का जातीय। कहने का आशय है कि आप जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से भी गुणवाचक विशेषण को बना सकते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रकरण में हमने विशेषण, विशेषण के भेद, तुलना करने की अवस्था, प्रविशेषण और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विशेषण को जाना। आशा करता हूं आप सभी इसका अध्ययन करेंगे, और यदि इसके बाद भी कहीं किसी की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपना क्वेश्चंस भेजें। मैं उसका समाधान अगली वीडियो में अवश्य कराऊंगा, और अपने फीडबैक मुझे देते रहिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में नए विकारी शब्द भेद के साथ, क्रिया के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।